घंटे बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, साल भी बीत रहे हैं। मान लीजिए आप 100 साल जिएंगे अगर आप लकी हैं तो, जहां पूरे वर्ल्ड की एवरेज एज मात्र 72 साल यानी कि 3700 हफ्ते ही है। यह एक लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर आप 30 साल के हैं तो आप अपने पहले ही 1500 हफ्ते जी चुके हैं। ये बात मैं आपको दुखी करने या फिर आपके सर्वाइवल पर संकट डालने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। ये वर्ड है दोस्तों उस बुक की जिस बुक की आज हम पन्ने पलटने वाले हैं, जो हमें सिखाती है क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। माइंड को रिचार्ज और क्रिएटिव बनाने के लिए आराम जरूरी है। घंटों घंटों काम करने की बजाय हमें कम लेकिन उन कामों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्डर। सफल होने के लिए सही चीजों पर काम करने की जरूरत है, सभी चीजों पर नहीं। साथ ही टूटने वाले हैं वो सभी मिथ्स जिन्हें हम आज तक सच मानते आए हैं, जैसे कि मिथ नंबर 1, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कि हार्डवर्क ही सफलता की कुंजी है। सेकंड, लेजीनेस इज बैड, आलस्य बुरा है। थर्ड, मल्टीटास्किंग ऑलवेज इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, यानी कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो चलिए डिकोड करते हैं आज की इस बुक समरी को, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लेजीनेस और इसके ऑथर हैं लाइब्रेरी माइंडसेट। लाइब्रेरी माइंडसेट किसी एक पर्सन का नाम नहीं बल्कि ऑनलाइन एक पहचान है, यूं कहे तो एक ब्रांड है जो सेल्फ हेल्प, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और पर्सनल ग्रोथ जैसे टॉपिक्स पर बुक समरी जैसे कंटेंट प्रोड्यूस करती है। इसके 6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, एक प्रोफेशनल हो सकते हैं, एक जॉब वर्कर हो सकते हैं जो कुछ नया और एंगेजिंग चीजें सीखना चाहते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम सब जानेंगे इस बुक के बारे में और हर एक चैप्टर के की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, और लास्ट में समराइज करेंगे पूरे बुक को। ये बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है माइंडसेट, इसमें छोटे छोटे लगभग 15 चैप्टर हैं, जैसे कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंफर्ट जोन इज योर एनिमी, डोंट बी परफेक्शनिस्ट, डोंट बी मेडियोकर, मल्टीटास्किंग, डेली रूटीन, लर्न टू से नो, डोंट वर्क 24/7, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि हर दिन आपके पास आने वाला टाइम किसी बैंक बैलेंस से कम नहीं, किस तरह से हम अपने टाइम को बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं, क्यों हम अपने कंफर्ट को छोड़कर अपनी लाइफ को 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्यों डिस्कम्फर्ट में ही असली ग्रोथ है। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर थिंकिंग, जिससे कि लेजीनेस तुरंत गायब हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बुक के पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर से। इसका फर्स्ट चैप्टर है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक कार की तरह है, तो उस कार की स्टीयरिंग किसके हाथ में है, आपके या फिर दूसरों के? ऑब्वियसली आपके हाथ में, जिसे आप जहां कहीं मोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं और कितनी भी तेजी से भगा सकते हैं। लेकिन अक्सर हम इस स्टीयरिंग को दूसरों के हाथ में दे दिया करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक लड़का है रोहित, वो अपने शहर में एक कैफे खोलता है, बिना किसी मार्केट रिसर्च के, बिना प्रॉपर प्लानिंग के और बिना कस्टमर्स के लाइक और डिसलाइक्स को जाने। कुछ टाइम बाद ही वो कैफे बंद हो जाता है। अब यहाँ पर वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने की बजाय वहाँ के लोगों को ब्लेम करता है कि यहाँ के लोग कैफे कल्चर को नहीं समझते, यहाँ के लोगों को कॉफी नहीं पसंद है, यहाँ मेरे दोस्त ने मुझे गलत एडवाइस दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। एक स्टूडेंट जिसने टाइम रहते पढ़ाई नहीं की, रिजल्ट में फेल होता है, तो टीचर्स, फ्रेंड, पेरेंट्स को ब्लेम करता है, जबकि वो खुद पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा था। हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं? 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हमें गिल्ट फील होता है, और ब्लेम के केस में हम इसी गिल्ट से बच जाते हैं। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है माई लाइफ माई कंट्रोल। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों का दोष दूसरों को देते रहेंगे, तब तक आप उन्हें दोहराते रहेंगे। असली सफलता की शुरुआत तभी होती है जब हम अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ लेते हैं। और आप भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पिछले हफ्ते के 3 फेलियर्स को एनालाइज करें। वो गलत है कहने की जगह मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ ये कहें, और अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि अगले 7 दिनों में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मेरी लाइफ के ऐसे कौन से 3 सबसे टॉप चेंजेस होने वाले हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर है कंफर्ट जोन इज योर एनिमी। इमेजिन कीजिए आपको कोई काम करना है और आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस देगा, और दूसरा है कोई वेब सीरीज देखना जो आपके डोपामाइन को तुरंत हिट करेगा। अब आपका माइंड किसे चूज करेगा? हम में से 90% लोगों का माइंड दूसरा ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि हमारा माइंड लो एफर्ट में एक्सट्रीम रिजल्ट चाहता है, और यही इजी और इंस्टेंट वाला ऑप्शन हमें कंफर्ट जोन की ओर पुश करता है। कंफर्ट जोन एक
ऐसी मेंटल स्टेट है जहाँ व्यक्ति के पास ना कोई स्ट्रेस, ना कोई प्रॉब्लम और ना कोई रिस्क होता है। सब कुछ रोज की तरह नॉर्मल और इजी चल रहा होता है। इस जोन में रहने वाला व्यक्ति अपनी डेली रूटीन, सोच और काम के तरीके में स्टक हो जाता है। उसे नए काम करने, नए रिस्क लेने में, अपने गोल्स को अचीव करने में डर लगता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट हमेशा एक ही सिंपल और आसान सब्जेक्ट हिंदी को पढ़ता है, वहीं वो दूसरे कठिन सब्जेक्ट्स जैसे मैथ और साइंस को हाथ तक नहीं लगाता। यही है उसका कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ को रोकता है। हमारी ग्रोथ तभी होती है जब हम कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर आते हैं और कुछ नया करते हैं। मसल्स ग्रोथ तभी होती है जब हम जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का डर तभी खत्म होता है जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ना कि बैठकर वीडियो देखने से। आराम का जाल आपकी पोटेंशियल को धीरे धीरे मार रहा है। असली ग्रोथ डिस्कम्फर्ट के उस पार मिलती है। इसलिए विनर्स डिस्कम्फर्ट को ही अपना ट्रेनर मानते हैं। इसीलिए आज से ही कंफर्ट जोन को छोड़िए और ऐसा काम कीजिए जिससे आपको डर लगता है। दिन में नहीं तो हफ्ते में 3 बार नई जगह और नए लोगों से मिलें और खुद से एक क्वेश्चन करें, मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट फियर क्या है, उसका सामना करने से क्या चैलेंजेस होंगे। इसके बाद अगला चैप्टर यानी कि 3rd चैप्टर है वर्क ऑन द राइट थिंग। हार्डवर्क तो सभी करते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में सक्सेस मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग फेल हुए हैं उन्होंने उस चीज पर काम नहीं किया जिस चीज पर एक्चुअल में काम करने की जरूरत थी। एग्जाम्पल के लिए 2 लोग हैं, एक है विकास और एक है सुनील। दोनों प्यासे हैं और कुआं खोदने का फैसला करते हैं। सुनील एक ही जगह पर खुदाई करता रहता है, जबकि विकास बार बार जगह बदलता है। रिजल्ट में सुनील को पानी मिल जाता है और विकास को नहीं। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 स्टूडेंट हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट वाला सभी टॉपिक्स को पढ़ रहा है, सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहा है, और सेकंड वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, एग्जाम पैटर्न को समझ रहा है, फिर अपनी तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर एग्जाम में किसके ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं? ऑब्वियसली दूसरे वाले का, क्योंकि उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया, एग्जाम पैटर्न को समझा, जिससे उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो पाई कि कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं और कौन से नहीं, और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के नहीं। यानी कि उसने सही चीज यानी कि सही पैटर्न पर काम किया। इसी तरह हमें भी जरूरत है सही चीज पर काम करने की, ना कि सभी चीजों पर। स्मार्ट लोग 20% एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं जो उनको 80% रिजल्ट देती है। इसीलिए जरूरत है आज ही टू डू लिस्ट बनाइए और उस टू डू लिस्ट में से 3 सबसे कम इम्पोर्टेंट कामों को बाहर निकालिए। सुबह सबसे इम्पोर्टेंट टास्क पहले करें। वीकली रिव्यू लें, क्या ये वाकई जरूरी है, और एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछें कि आज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन है। अगला चैप्टर है डोंट बी परफेक्शनिस्ट। क्या आपने भी कभी किसी काम को इसलिए टाल दिया है क्योंकि वो परफेक्ट तरीके से नहीं हो पा रहा था? शायद नोट्स लिखने थे पर पेन अच्छा नहीं था, वीडियो बनाना था लेकिन हाई क्वालिटी कैमरा नहीं था, या फिर असाइनमेंट शुरू करना था लेकिन लगता था अभी मूड नहीं है, जब परफेक्ट टाइम होगा तब कर लूंगा। लेकिन सच है दोस्तों कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। परफेक्शनिज्म लेजीनेस का एक सोफिस्टिकेटेड रूप है। हम परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट टूल, परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करते रहते हैं और वो कभी आता ही नहीं। सोचो अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम की तैयारी परफेक्ट नोट का इंतजार करते हुए शुरू ही ना करी और दूसरा स्टूडेंट रफ नोट से ही पढ़ना शुरू करे, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली सेकंड वाला। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, स्टैचू हो, कोई बिल्डिंग हो, या कोई भी पर्सन ही क्यों ना हो। हर एक चीज में किसी न किसी एंगल से कमी निकाली जा सकती, और नहीं तो टाइम के साथ साथ उसमें खामियां आ ही जाती हैं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग भी कहते हैं डन इज बेटर देन अ परफेक्ट, क्योंकि आपका इम्परफेक्ट स्टार्ट ही आपको इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाता है। अगर आप 70% क्वालिटीज पर भी काम शुरू कर देते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप 100% परफेक्ट करने का इंतजार करेंगे तो आप वहीं रुक जाते हैं। परफेक्ट होने के चक्कर में कुछ न करने से बेटर है इम्परफेक्ट ही स्टार्ट करना। तो आज से ही परफेक्शनिस्ट मत बनिए, बस स्टार्ट कीजिए। इम्प्रूव करते करते वो खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये एक काम कंप्लीट करें, भले ही वो इम्परफेक्ट क्यों ना हो। स्टार्ट नाउ को मंत्र बनाएं और अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं परफेक्ट होने के चक्कर में टाल रहा हूँ। इसके बाद 5वां चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 है डोंट बी मीडियोकर। मीडियोकर यानी कि एवरेज होना। एक ऐसा इंसान जो भीड़ के साथ चलता है, उस सेफ खेलता है, ना रिस्क लेता है, ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है। और शायद हम भी उन्हीं में से आते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 60 से 70% लोग भी एवरेज ही हैं। हमें एवरेज रहना और भीड़ के साथ चलना अच्छा लगता है, इससे हमारा माइंड सेफ महसूस करता है। लेकिन ये दुनिया एवरेज लोगों को इग्नोर करती है। याद रखिए, एवरेज स्टूडेंट कभी याद नहीं रहते, ना ही एवरेज एम्प्लॉयर कभी प्रोमोट होते हैं।
सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्स्ट्रा एफर्ट हार्ड वर्क करते हैं और खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप एवरेज बनेंगे तो एवरेज ही रह जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी चाहिए। अगर आप भी मीडियोकर नहीं रहना चाहते, आज से ही उन कामों को स्टार्ट करें जो आपको 90% लोगों से अलग बनाएगी। डेली सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट टारगेट रखें। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। हम बचपन से ही एक मिथ में जी रहे हैं, वो है द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। आपने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो ड्राइविंग करते करते फोन यूज करते हैं, या फिर ऑफिस में काम कर रहे रमेश को ही ले लो जो लैपटॉप पर रिपोर्ट बना रहा है और साथ में ईमेल चेक कर रहा है और व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहा है। वो सोचता है आज पूरा दिन बिजी रहा, पर रियल में उसका कोई भी काम क्वालिटी परफेक्ट नहीं हुआ। रिसर्च भी कहती है मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी को 40% तक कम कर देती है, क्योंकि ब्रेन एक टाइम पर एक ही काम पर अच्छे से फोकस कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मल्टीटास्किंग को अवॉइड करते हैं और मोनोटास्किंग यानी कि एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ऑथर भी हमें मल्टीटास्किंग को अवॉइड करने को कहते हैं। आज से ही जितना हो सके मल्टीटास्किंग को अवॉइड कीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कीजिए और 2 घंटे निकाल कर सिर्फ एक काम पर फोकस कीजिए और फिर रिजल्ट नोट कीजिए मल्टीटास्किंग और मोनोटास्किंग में क्या डिफरेंस है। अगला चैप्टर है डेली रूटीन। हमें से कितने लोग 6 महीने या फिर 90 दिन तक किसी डिसिप्लिन में रहने का चैलेंज शुरू करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग और जेल की तरह लगता है। यह बुक द आर्ट ऑफ लेजीनेस डिसिप्लिन को बुरा नहीं कहती, बल्कि कहती है कि डिसिप्लिन विल पावर से नहीं बल्कि सिस्टम और स्मार्ट रूटीन से बनता है। रूटीन लेजीनेस को किल करता है। जब हैबिट स्ट्रांग होती है तो विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। डेली रूटीन सिर्फ एक शेड्यूल नहीं है, ये आपका पर्सनल सक्सेस सिस्टम है। जब आप अपने दिन को स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो तो लेजीनेस अपने आप श्रिंक हो जाती है। डेली रूटीन में आप अपने काम को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, जो आपको फ्री और फ्रेश फील कराता है। तो शाम को अगले दिन की प्रायोरिटीज को लिखें ताकि आप अगले दिन पूरे फुल एनर्जी के साथ अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। अगला चैप्टर है लर्न टू से नो। दोस्तों, आपके साथ भी कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपका डेली रूटीन प्लान है और कोई आता है और आपको किसी काम के लिए लेकर चला जाता है, जहां पर आपका रूटीन धरा का धरा रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका फ्रेंड कहता है चलो घूमने चलते हैं, लेकिन आपका एग्जाम आ रहा है और आप मना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नो कहिए। बार बार लोगों को एस कहने का मतलब है अपनी लाइफ दूसरों के हाथों डोनेट करना। नो कहना कोई सेल्फिलेस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार एस कहने का मतलब है एक स्टेप पीछे जाना। अपने ग्रोथ पाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए नो कहना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप यस और नो स्मार्टली कहना सीखिए। वो काम जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं उनके लिए यस, और वो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनके लिए नो कहना सीखिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है डोंट वर्क 24/7। हम सभी को लगता है कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन यही वो झूठ है जो दुनिया में बेच रही है। आज से 20 साल बाद वही लोग आपको याद रखेंगे कि आपने लेट नाइट तक काम किया था, और वो होंगे आपके बच्चे। सक्सेस देर रात तक काम करने से नहीं बल्कि कम टाइम में बेटर और क्वालिटी रिजल्ट देने में है। नॉन स्टॉप काम करने से एक इंसान प्रोडक्टिव से ज्यादा बर्नआउट, स्ट्रेस्ड और लो क्वालिटी आउटपुट देता है। हमारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है और 24/7 काम करने पर हमारी बैटरी डिस्चार्ज होकर बर्न आउट हो जाती है। स्टडी भी बताती है लगातार काम करने से क्रिएटिविटी और फोकस दोनों श्रिंक होने लगता है। नॉन स्टॉप हॉस्टल मतलब सिर्फ मोशन, लेकिन असली इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है डोंट वेट। सही टाइम पे वेट करना यानी कि कभी शुरू ही ना करने के बराबर है, क्योंकि राइट टाइम नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। डोंट वेट का मतलब है परफेक्ट कंडीशन का इंतजार मत करो। वेटिंग लेजीनेस का एक डिस्गज है। जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे प्रोग्रेस कभी नहीं आएगी। एक्शन करना ही ग्रोथ की असली शुरुआत है। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन समंदर में तैरना चाहता है और वो सोचता है कि समंदर में तब कूदेगा जब लहरें परफेक्ट होंगी, तो क्या यह पॉसिबल है? आंसर है नहीं। वेट करना लेजीनेस का ही एक रूप है। अब जरा एक थॉट मन में लाएं, मैं जिस चीज का वेट कर रहा हूँ शायद वो कभी आए ही ना, तो क्या होगा? अभी स्टार्ट करें। परफेक्ट टाइम के इंतजार में अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी स्टार्ट कीजिए। अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 12 है सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। मेरे दोस्त, आपका फ्यूचर कैसा होगा और आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं, ये डिसाइड होता है आपके फ्रेंड सर्कल और आपकी कंपनी से। अगर आपके पास एम्बिशियस लोग होंगे तो आप नेचुरली मोटिवेट होंगे। आपके लोग ही डिसाइड करते हैं आपका पूरा दिन, यानी कि पीपल इन्वायरमेंट लेजीनेस को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यानी कि पीपल आर इक्वल टू राइट एनर्जी। इसीलिए अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखिए जो आपकी हेल्प और केयर करते हो। इसके बाद का चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13 है डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब है ओवर थिंकिंग।
ओवर थिंकिंग हमारी टाइम और एनर्जी को बर्बाद करता है। किसी भी चीज की चिंता करना एक्शन को रोक देता है। किसी भी चीज के बारे में चिंता करने के बजाय उस पर एक्शन लेने मात्र से ही कितने प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। मन में कोई भी थॉट आए उस पर एक्शन लीजिए। किसी भी चीज के बारे में वरी करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके बाद का अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 14 है डू द हार्ड थिंग। ये चैप्टर हमें सिखाती है कि हमें अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करनी चाहिए जो हमारे रूटीन में सबसे हार्ड हो। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए फुल एनर्जी, मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन लेस इन्वायरमेंट होता है। दिन के साथ साथ हमारी एनर्जी और मोटिवेशन लो और डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होने लगते हैं। और अगर हम स्टार्टिंग में ही खुद को छोटे छोटे कामों में उलझा देंगे तो लास्ट में हमारे पास बड़े कामों को करने के लिए ना एनर्जी होगी और ना ही मोटिवेशन। दिन के स्टार्टिंग में टफ काम करने से बाकी के काम सिंपल और इजी लगने लगते हैं। इसके बाद का चैप्टर है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब है अपने कामों को दूसरों को देना या फिर सौंपना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कामों को टाल दें और खुद आलसी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है अपने उन कामों को जो आपके टाइम और एनर्जी को एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं उन्हें किसी एक्सपर्ट को सौंपना, ताकि आप अपने टाइम को बचा सकें और सही डायरेक्शन में यूज कर सकें, जो हमने वर्क ऑन द राइट थिंग वाले चैप्टर में भी सीखा था। एग्जाम्पल के लिए एक सीईओ खुद कभी अकाउंटिंग नहीं करता बल्कि एक्सपर्ट अकाउंटेंट को हायर करता है। एक फिल्म डायरेक्टर खुद कभी कैमरा नहीं पकड़ता, वो एक्सपर्ट कैमरामैन को हायर करता है। सोचिए अगर एक राजा खुद तलवार उठाकर खुदाई करने लगे, खाना बनाने लगे और वो सभी छोटे मोटे काम करने लगे जो उसके नौकर करते हैं, तो उसका राज्य कैसे चलेगा? इसी तरह आपको हर छोटे मोटे काम करने के बजाय किसी दूसरे को देना ज्यादा सही होगा, क्योंकि याद रखिए यू कांट डू एवरीथिंग, यानी कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। इससे आप अपने इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर पाएंगे और आपकी काम की स्पीड और प्रोडक्टिविटी 10x हो सकती है। इसके बाद का अगला चैप्टर इस पार्ट का लास्ट चैप्टर होने वाला है, यानी कि चैप्टर नंबर 15 है हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्टर। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आपकी भी लर्निंग स्पीड स्लो है तो आपके लिए काफी बड़ी दिक्कत बन सकती है, क्योंकि स्लो लर्निंग इज इक्वल टू स्लो लाइफ। आज हमारे पास हजारों तरीके हैं अपनी लर्निंग स्पीड को बढ़ाने के, जिनका यूज करके हम अपनी लर्निंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आज का मॉडर्न वर्ल्ड की ग्रोथ भी पहले के कंपैरिजन में काफी फास्ट है, और अगर आप टाइम के साथ साथ अपनी लर्निंग स्पीड को नहीं बढ़ाते तो आप काफी पीछे रह जाने वाले हैं। तो आज से ही उन टिप्स और टेक्निक्स का यूज करके अपनी लर्निंग स्पीड को बढ़ाइए, ताकि आप भी कुछ गिने चुने लोगों की तरह पीछे न रह जाएं। ये थे दोस्तों पार्ट 1 के पूरे 15 चैप्टर। पार्ट 1 में हमने माइंड को रीप्रोग्राम करना और लेजीनेस का असली रूट कहाँ है और उसे कैसे काटना है, इन सभी बातों को सीखा। लेकिन अब बातें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ सोच बदलने की नहीं बल्कि टिप्स और टेक्निक्स की भी बात करेंगे। इमेजिन कीजिए आपके पास एक ऐसा टूल बॉक्स है जिसमें छोटे छोटे हैक्स छुपे हैं, और ये हैक्स आपकी प्रोडक्टिविटी को 2x, 5x यहाँ तक कि 10x तक बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये पॉसिबल कैसे है? तो जरा सोचिए, अगर कोई आपको बताए कि आपके 80% सक्सेस 20% कामों से ही मिलती है, या फिर डेडलाइन का मैजिक आपकी स्पीड को 3 गुना तक कर सकता है, और जापानीज लोगों के ऐसे मेथड्स जो सेंचुरीज से लेजीनेस को हराने के लिए यूज होते आए हैं। पार्ट 2 बेसिकली एक ट्रेजर मैप है, हर एक चैप्टर का एक नया शॉर्टकट जो आपके अंदर का हिडन पोटेंशियल अनलॉक करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम डीप डाइव करने वाले हैं उन सीक्रेट्स में जो आपके दिन, आपकी हैबिट्स और आपकी पूरी लाइफ का गेम बदल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर 20 प्रोडक्टिविटी टिप्स आई विश आई हैड नो अर्लियर। इस चैप्टर में पूरे 20 टिप्स और टेक्निक्स हैं। इस चैप्टर का रूल नंबर फर्स्ट है प्लान योर डे, राइट एवरीथिंग यू वांट टू अचीव इन अ डे। आप अपने पूरे दिन को प्लान करें, जो भी चीज आप एक दिन में अचीव करना चाहते हैं। रूल नंबर सेकंड है राइट योर गोल ऑन ए पेपर। अपने गोल्स को एक पेपर पर लिखिए, क्योंकि लिखे हुए गोल्स माइंड में स्टिक रहते हैं और बार बार याद आते रहते हैं। रूल नंबर थर्ड है फोकस ऑन टास्क एट ए टाइम। एक टाइम पर एक ही टास्क पर ध्यान देना। एंड रूल नंबर 4 है रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास से उन सभी चीजों को हटा दीजिए जो आपके काम की नहीं है। काम करते टाइम सिर्फ वही चीजें अपने पास रखें जो आपके काम में आपकी हेल्प करते हो। उसके बाद रूल नंबर 5 है टेक ए नैप व्हेन यू टायर्ड। जब भी आपको थकान महसूस हो 20 से 25 मिनट का एक छोटा सा नैप लें। एक छोटा सा नैप आपके माइंड को फिर से रिचार्ज और कॉग्निटिवली साफ करता है। यानी कि जब भी आपको थकान महसूस हो, एक छोटी सी झपकी आपके पूरे माइंड को रिचार्ज और साफ कर सकता है। इसके बाद रूल नंबर 6 है एनीथिंग दैट कैन यू डन इन अंडर 5 मिनट शुड बी डन नाउ। वो सभी छोटे से छोटे काम जिसे करने में 5 मिनट से कम समय लगे उसे तुरंत कर लो। यानी कि आपके पास जो भी 2, 4, 5 छोटे मोटे काम है उन्हें अभी कर लो।
जिससे आपकी लिस्ट शॉर्ट और स्मार्ट होगी और मेंटल लोड भी नहीं बनेगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे काम हैं जो आपके टू डू लिस्ट और मेंटल लोड को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अपने बेड और बिस्तर साफ करना, डेस्क और टेबल साफ करना, बैग पैक करना एटसेट्रा। ये छोटे छोटे काम वह सभी काम है जो नोटिस में भी नहीं आते, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली याद दिलाते हैं कि आपके पास बहुत सारे काम हैं। इसलिए ऑथर सबसे पहले उन सभी कामों को करने को कहते हैं जो 5 मिनट में हो जाते हैं, जिससे आप पूरे दिन फोकस और क्लियरिटी के साथ काम कर पाएंगे। अगला रूल यानी कि रूल नंबर 7 है सेट डेडलाइन, द टास्क विल नेवर बी फिनिश्ड विदाउट डेडलाइंस। किसी भी काम को करने के लिए एक डेडलाइन फिक्स करें ताकि आप उस काम को महीने न देकर हफ्तों में कर पाएं, क्योंकि बिना डेडलाइन के हम काम को लंबा खींचते हैं। एक इंसान ज्यादा काम तभी कर पाता है जब उसके पास एक फिक्स लिमिटेड टाइम ऑफ डेडलाइन होती है। अब आप भी अपने कामों को करने के लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए। लेकिन डेडलाइन आपको थोड़ा स्ट्रेस तो दे सकता है, लेकिन आपके काम को कम समय में फिनिश करने के लिए आपको मजबूर भी करता है, क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है कि इंसान ज्यादा काम तभी कर पाता है जब उसके पास थोड़ा स्ट्रेस होता है। इसके बाद रूल नंबर 8 है शेड्यूल योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर वर्क। अपने काम को अपने टाइम के हिसाब से शेड्यूल कीजिए कि आपको कब क्या करना है। सुबह की चीजों को सुबह के लिए और शाम की चीजों को शाम के लिए। यह चीजें एक बार क्लियर हो जाने पर आपके माइंड में यह क्लियर हो जाएगा कि दिन के स्टार्टिंग में सुबह की चीजों पर फोकस करना है, ना कि पूरे दिन के कामों पर। इसके बाद रूल नंबर 9 है अवॉइड द ऑल अननेसेसरी मीटिंग्स। फालतू के लोगों और मीटिंग्स को अवॉइड कीजिए ताकि आपके पास अपने काम को करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके। इस चैप्टर में पूरे 20 रूल थे, लेकिन हमने उन्हीं 9 रूल को ही जाना जो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट और इम्पैक्टफुल थे। बाकी के 11 रूल हम पहले ही पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अगले चैप्टर पे। पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है 80-20 रूल। आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे 80% रिजल्ट वो है जो हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। यानी हमारी जिंदगी, काम, पढ़ाई और बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ हमारे कुछ ही चीजों पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए मैथ के पूरे सिलेबस में से सिर्फ फार्मूला और इम्पोर्टेंट थियरी से ही हमारे 80% क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह हमारे हेल्थ का 80%, हमारे हैबिट का 20% जैसे कि प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, पानी पीना और हेल्थी फूड पर डिपेंड करता है। तो अगर भी आपसे कोई कहे कि थोड़े एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट पाना पॉसिबल नहीं, तो उनको इस रूल से जरूर इंट्रोड्यूस कराइएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है वर्क एक्सपेंड टू फिल द टाइम अवेलेबल। यानी अगर आपके पास एक काम को करने के लिए 1 हफ्ता है तो आपको उस काम को करने में 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अगर आपके पास उस काम को करने के लिए सिर्फ 1 दिन है तो आप उसे 1 दिन में ही पूरा कर लेंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक एस्से जिसे लिखने में आपको पूरा दिन लग सकता है, वहीं एग्जाम हॉल में आप सिर्फ 20 से 25 मिनट में ही उसे कंप्लीट कर देते हैं। एग्जाम के टाइम पर पूरे साल में पढ़ाए जाने वाला सिलेबस आप बस 1 रात में पढ़ डालते हैं। यही है पार्किंसंस लॉ का मैजिक। चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है 8 जापानीज टेक्निक्स टू ओवरकम योर लेजीनेस। इस चैप्टर में पूरे 8 जापानीज टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स जापान के प्रैक्टिकल विजडम्स के छोटे छोटे सूटेबल रिचुअल्स पर बेस्ड हैं, जिससे कि लेजीनेस तो नहीं घटती बल्कि इसे रीसेप कर दिया जाता है। इस चैप्टर का सबसे पहला टेक्निक है काइजन। काइजन कहता है डेली सिर्फ 1% बेटर बनने की जरूरत है, क्योंकि आपका ये डेली 1% साल के अंत तक 365% बन चुका होगा। यानी कि आपको हर रोज बस छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत है, बड़े बदलाव से डरने की जरूरत नहीं। हर रोज बस 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करना, 5 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना आपको 1% बेटर बना सकता है। इस चैप्टर का सेकंड रूल है इकिगाई। ये हमें हमारे पर्पस अलाइनमेंट के बारे में बताता है। हम अपने काम को तभी बेस्ट वे में कर पाते हैं जब उसमें मीनिंग, स्किल, डिमांड और पेमेंट का कॉम्बिनेशन हो। मतलब साफ है, हमें वही काम करना चाहिए जिसमें ये 4 चीज हो। फर्स्ट, आपको वह काम पसंद हो। सेकंड, आपको वह काम आता हो। थर्ड, उस काम से कुछ पैसे आते हो। और फोर्थ है उस काम की मार्केट में डिमांड हो। और अगर ये 4 चीजें आपके काम से अलाइन नहीं हो रही हैं तो बधाई हो, आपके लिए सक्सेस होना शायद कभी पॉसिबल हो। तो अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने काम को चूज करते टाइम इन 4 पॉइंट्स का जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। अगली टेक्निक है सोशिन। सोशिन का बेसिक प्रिंसिपल है हर एक काम को एक बिगिनर की तरह क्यूरियोसिटी के साथ करना, न कि एक एक्सपर्ट की तरह। भले ही आप एक एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे हमें कुछ नया सीखने और इम्प्रूव करने लायक मिलता है।
एक बिगनर के पास किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर कई पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसके बाद का टेक्निक है सिनरिन, या जब भी हम स्ट्रेस्ड और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तब हमें नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। टहलने जाएं, 10 मिनट खुली हवा में बैठें या चिड़िया के चहचहाने की आवाज ही सुने। ये हमारी मेंटल पीस, फोकस और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है। इसके बाद अगला टेक्निक है हरा हचीबू। हरा हचीबू जो हमें बताता है कि हमें अपने खाने का सिर्फ 80% खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि पेट भर खाना खाने से हमें थकान, नींद और आलस महसूस होता है। इसलिए हम अपने काम को करने के बजाय टालना ज्यादा पसंद करेंगे। इसके बाद की टेक्निक है वाबी साबी। दोस्तों, वाबी साबी हमें सिखाती है कि जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि असली ब्यूटी उसी में है जो इनकम्प्लीट और अस्थायी है। अगर आप ये समझ गए तो आपको हर खामोशी में संगीत सुनाई देगा, हर झुर्रियों में कहानी दिखेगी और हर टूटी चीज में एक नई चमक नजर आएगी। और अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि हमें पूर्णता के बजाय अपूर्णता में सुंदरता ढूंढनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। यही हमने पार्ट 1 के 3rd चैप्टर डोंट बी परफेक्शनिस्ट में भी जाना था। इसके बाद अगला टेक्निक है गमरू। गमरू क्या है? एक स्टूडेंट रात दिन मेहनत करता है एक एग्जाम क्रैक करने के लिए, यही है गमरू। बड़े से बड़े डिजास्टर के बाद भी जापानीज लोग उठ खड़े होते हैं और एक नए सिरे से अपनी लाइफ शुरुआत करते हैं, यही है गमरू। जापानीज खिलाड़ी मैच हारने के बाद भी अगले दिन और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, यही है गमरू। गमरू का सीधा सा मतलब है लगे रहना, हिम्मत न हारना, अपना बेस्ट देते रहना, हारने के बाद भी पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम करते रहना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अगर आपने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है तो रिजल्ट आपका ही है। यह सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि एक लाइफ एटीट्यूड है। इसके बाद का टेक्निक है गमन। ये हमें बताता है हमें अपने टफ सिचुएशंस में भी पेशेंस, टॉलरेंस, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहना चाहिए। कई बार गलतियां भी होंगी, फेलियर्स भी मिलेंगे जब आप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगला कदम बढ़ाते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो की है डू दिस फॉर 10 मिनट बिफोर यू स्लीप। यहाँ पर जरा रुकिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और कमेंट में अपनी प्यारी सी राय छोड़िए। चलते हैं अगले चैप्टर पर, जो की है डू दिस फॉर 10 मिनट बिफोर यू स्लीप। अगला चैप्टर है डू दिस फॉर 10 मिनट बिफोर यू स्लीप। हमारे लिए हर एक दिन इम्पोर्टेंट है। हमें आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे मुड़कर सही और गलत को देखना होगा ताकि उन्हें बेहतर किया जा सके। हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट है एक पेन और पेपर लीजिए, उनमें उन सभी चीजों को नोट कीजिए जो भी आपने अपने दिन भर में किया है। सेकंड, अब उसे एनालाइज करें, आपने कहाँ, क्यों और कैसे कितना टाइम स्पेंड किया है। एंड थर्ड है अगली बार उन गलतियों को इम्प्रूव कीजिए, साथ ही टू डू लिस्ट भी बनाएं कि कल क्या करना है, जिससे न केवल आपके मिस्टेक्स इम्प्रूव होंगे बल्कि आपको अपने काम को करने में फोकस और क्लियरिटी भी मिलेगी। सिंपल भाषा में कहें तो लिखने से दिमाग खाली होता है और एनालाइज करने से हम वो चीजें सीखते हैं जो हमने पिछली बार गलतियां करते टाइम नहीं सीखा था। और टू डू लिस्ट हमें सही दिशा में चलने को मोटिवेट करता है। ये था दोस्तों बिफोर स्लीप वाला चैप्टर। लेकिन जरा सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, तो हमारी छोटी छोटी हैबिट्स हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर सकती। नेक्स्ट चैप्टर इसी तरह 10 छोटी छोटी आदतों पर बेस्ड है, जिसका नाम है 10 टीनी हैबिट्स विल चेंज योर लाइफ। इस चैप्टर की सबसे पहली हैबिट है हिलते डुलते रहना। सेकंड है आप वही हैं जो आप खाते हैं। एंड थर्ड है एक उद्देश्य रखिए, क्योंकि कोई भी एम ना होना मतलब कुछ भी करने में सक्षम न होना। फोर्थ नंबर है अधिक से अधिक पानी पीना। और पांचवा है अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो आपकी हेल्प और केयर करते हैं। छठा है जोखिम उठाना यानी कि रिस्क लेना, नए काम करना, रोज कुछ अलग करना, जिससे आपका माइंड चैलेंज को फेस करते हुए मोटिवेट रहेगा। सातवां नंबर है स्टॉप हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ योरसेल्फ। यू नीड टू पुश योरसेल्फ, बट इफ यू डू इट टू मच देन इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। स्टॉप ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स इन अ डे। यू कांट डू 20 थिंग्स इन अ डे। यानी कि आप अपने आप को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से ओवरलोड करना बंद कीजिए। आपको अपने आप को पुश करने की जरूरत है, ओवरलोड करने की जरूरत नहीं। इसको बंद कीजिए। आप एक दिन में 20 काम नहीं कर सकते। आठवां हैबिट है नॉट मल्टीटास्किंग। जितना हो सके मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए। एंड नौवां है एलिमिनेट कीजिए अपने आसपास से सभी डिस्ट्रैक्शंस। एंड लास्ट 10वां नंबर है हैविंग ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये आदत हमें बताता है कि हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते अगर हमारे पास किसी भी चीज को करने की जल्दीबाजी नहीं है। हमें अपने काम को जल्दी स्टार्ट करना होगा, काम को हार्डवर्क के साथ करना होगा और रिजल्ट के लिए थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना होगा। फिर चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है हमारा
पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है। इटली के फ्रांसीसियो सिरिलो ने इसका यूज फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया था। इसमें आमतौर पर काम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ा जाता है, जिसे पोमोडोरो कहते हैं। एक पोमोडोरो मिनिमम 25 से 30 मिनट का होता है। हर पोमोडोरो के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। देन 4 से 5 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक लिया जाता है। चलिए जानते हैं इसे हम अपनी लाइफ में कैसे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम चुनें, फिर अपने हिसाब से एक टाइम सेट करें जो आपको सूटेबल हो। 30 मिनट, 40 मिनट या फिर 1 घंटे। इस टाइम पर पूरे फोकस के साथ काम करें। एक पोमोडोरो के बाद एक ब्रेक लें, फिर रिपीट करें। 4 से 5 बार रिपीट करने के बाद एक लंबा ब्रेक लें 20 से 30 मिनट का। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि एक पोमोडोरो का टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वो 30 मिनट, 60 मिनट या फिर 90 मिनट हो सकता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और ब्रेक के टाइम कोई भी हैवी टास्क नहीं करनी, बस रिलैक्स रहना है। यह आपके टाइम और टास्क को स्मार्टली मैनेज करता है और फोकस को भी बढ़ाता है, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। इसके बाद का चैप्टर है 5 मिनट रूल। सच बताओ, कितनी बार आपने भी कोई काम टाला है ये सोचकर कि ये बहुत बड़ा लग रहा है, बाद में कर लूंगा। चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, जिम जाना हो या फिर कोई एक बोरिंग सा असाइनमेंट ही क्यों ना हो। यहाँ पर रियल प्रॉब्लम काम की डिफिकल्टी नहीं, बल्कि काम को स्टार्ट करना है। और यही जगह काम आता है 5 मिनट रूल। फॉर्मूला सिंपल है, किसी भी काम को बस 5 मिनट दो। 200 पेज की एक बुक पढ़नी है, सोचते ही बॉडी थक सी जाती है। लेकिन अगर हम अपने आप से कहें चलो बस 5 मिनट पढ़ता हूँ, तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ 5 मिनट का है डील है। पर ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि एक बार शुरू करने के बाद हमारा माइंड मोमेंटम मोड में चला जाता है और ये 5 मिनट का 50 मिनट में बदल जाता है, ये पता भी नहीं चलता। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, अगर कोई भी चीज एक बार मोशन में आ जाए तो वो मोशन में ही रहता है। वैसे भी हमारा दिमाग भी वंस स्टार्ट हो जाए तो चलते रहना ही चाहता है, बस जरूरत है वंस स्टार्ट की। तो अब से कोई भी काम हो, उसे करने के लिए बस 5 मिनट का चैलेंज लो और पूरे फोकस के साथ काम करो। फिर ये 5 मिनट 50 मिनट बदलने में टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद का चैप्टर है 2 डे रूल। ये चैप्टर इस पार्ट का भी सबसे लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद हम करेंगे बुक को समराइज। 2 डे रूल। हम में से बहुत से लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं हैबिट बनाने के लिए, लेकिन बस कुछ दिनों में ही वो टूट जाती है। बट क्या आपको पता है कि हैबिट टूटती क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं चलो एक दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक दिन धीरे धीरे कब हफ्तों में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। इसी से बचने के लिए काम आता है 2 डे रूल। 2 डे रूल हमें बताता है कोई भी हैबिट 2 दिन से ज्यादा मिस नहीं करनी। मान लीजिए आपने एक एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया हैबिट बनाने के लिए। पहले दिन ये हैबिट छूट जाती है किसी रीजन से तो कोई बात नहीं, और दूसरे दिन भी मिस हो जाती है, चलिए तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 2 डे रूल कहता है तीसरे दिन कोई एक्सक्यूज नहीं, आज एक्सरसाइज करनी ही है। आप इसे 15 या फिर 20 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में ये मोमेंटम वापस आ जाएगा। यहाँ मैजिक यही है कि हैबिट टूटती नहीं और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, क्योंकि आप अपने माइंड को अलाउ ही नहीं करते कि वो परमानेंटली ट्रैक से उतरे। 2 डे रूल सिर्फ एक्सरसाइज पर ही नहीं बल्कि हर एक स्केल पर अप्लाई होता है, चाहे वो रीडिंग हो, मोटिवेशन हो या फिर कोई नया स्किल सीखना हो। अब सीधा सवाल आपसे, आपकी कौन सी हैबिट है जो आप बार बार शुरू करके छोड़ देते हो? और अगर आपने 2 डे रूल अप्लाई किया तो क्या वो फाइनली आपकी लाइफ का हिस्सा बन सकती है? कमेंट में हमें भी जरूर बताइएगा। अगर आज रात आपकी लाइफ खत्म हो जाए तो क्या आप गर्व से कह पाओगे कि मैंने वही किया जो सच में करना था? अगर आज रात आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या आप गर्व से कह पाओगे कि हाँ मैंने वही किया जो सच में मैं करना चाहता था? सुबह उठना, जीना, सांस लेना, सोचना और प्यार करना, ये सब कोई साधारण चीज नहीं बल्कि जिंदगी का एक सबसे अनमोल तोहफा है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये तोहफा बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार वही काम दोहराते हैं और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। याद रखो, अगर रास्ता वही है तो मंजिल भी वही होगी। आपका फ्यूचर आज लिए गए डिसीजंस पे ही बनता है, और अगर आप दूसरों की उम्मीदों पर जीते रहे तो आखिर में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सोचो उस कहानी को, पिता और पुत्र गधा लेकर जा रहे थे, हर किसी की राय मानते मानते अंत में पूरा गांव उन पर हंस रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच पर भरोसा ही नहीं किया। यही गलती हम हर दिन करते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी लाइफ खो देते हैं। तो सवाल है कि आप सच में वो जिंदगी जी रहे हैं जिसकी चाहत रखते हैं? अगर नहीं तो अभी बदलिए। वो बुक पढ़ें जो आपको पसंद है, उन जगहों पर घूमें जिनका आप सपना देखते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट और अच्छा फील कराते हैं। तो जागो और अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि कल जब आईने में देखो तो मुस्कुरा कर कह सको, हाँ मैंने सच में जिया है, समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। तो उठो और अपनी जिंदगी को खुद की शर्तों पर जीना
शुरू करो। एक दिन एक किताब की तरह तुम्हारी जिंदगी भी बंद हो जाएगी। तो क्या हम इस किताब के आखिरी पन्ने पढ़ते वक्त मुस्कुराएंगे या फिर पछताएंगे? लोगों की राय से नहीं, अपने फैसलों से पहचान बनाइए, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद पर भरोसा रखता है। ये थी दोस्तों बुक द आर्ट ऑफ लेजीनेस की कंप्लीट समरी। चलिए फटाफट से बुक को समराइज कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका एक लाइक और सब्सक्राइबर हमें ये एहसास दिलाता है कि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं अपनी समरी पर। सबसे पहले हमने जाना कि यह बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है माइंडसेट, जिसमें पूरे 15 चैप्टर है। पार्ट 1 के 15 चैप्टर में से सबसे फर्स्ट चैप्टर है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि हमें किसी भी फेलियर्स और सिचुएशंस के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। एंड सेकंड है कंफर्ट जोन इज योर एनिमी। कंफर्ट जोन हमारा दुश्मन है, ये हमारी ग्रोथ को रोकता है। थर्ड चैप्टर में हमने सीखा था वर्क ऑन द राइट थिंग। अगर सक्सेस चाहिए तो बिजी रहने के बजाय राइट एंड इम्पोर्टेंट चीजों पर काम करना जरूरी है। चैप्टर नंबर 4 में हमने सीखा था किसी भी चीज को परफेक्ट करने के चक्कर में ना पड़े, अपना इम्परफेक्ट ही स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 5 था डोंट बी मीडियोकर। मीडियोकर मत बनो, क्योंकि दुनिया एवरेज लोगों को इग्नोर करती है। अपना बेस्ट दो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 था द मिथ्स ऑफ मल्टीटास्किंग। इस चैप्टर में हमने सीखा था मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, इसलिए हमने इसे अवॉइड करना और मल्टीटास्किंग के बजाय मोनोटास्किंग करना सीखा था। चैप्टर नंबर 7 डेली रूटीन में हमने सीखा था काम और दिन का शेड्यूल बनाना, जो हमें हमारे काम के लिए क्लियरिटी देता है। चैप्टर नंबर 8 था लर्न टू से नो। हर जगह हाँ कहना बंद करें, ना कहना सीखें और अपने काम पर फोकस करें। चैप्टर नंबर 9 था डोंट वर्क 24/7। दिन रात काम करने की बजाय काम को स्मार्टली और थोड़ा आराम करना आपकी एनर्जी और फोकस को बैलेंस करता है। चैप्टर नंबर 10 था डोंट वेट। किसी भी चीज का इंतजार न करें, चाहे लोग हों या फिर समय, जो भी है अभी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 था सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपकी हेल्प और केयर करते हो, क्योंकि यही लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। चैप्टर नंबर 12 था किसी भी चीज के बारे में ज्यादा चिंता न करें, अपना काम स्टार्ट करें। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 में हमने सीखा था डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। सबसे कठिन कामों को सबसे पहले करना। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 था डेलीगेट। हर काम खुद करने की कोशिश ना करें, जो दूसरे कर सकते हैं उसे बांटें और अपने टाइम को सही डायरेक्शन में यूज करें। चैप्टर नंबर 15 था लर्न एनीथिंग फास्टर। अपनी लर्निंग स्पीड को बढ़ाइए। और इसके बाद पार्ट 2 था टिप्स एंड टेक्निक्स। इस पार्ट में हमने ढेर सारे टिप्स और टेक्निक्स को जाना था। सबसे पहला चैप्टर था 20 प्रोडक्टिविटी टिप आई विश आई हैड नो अर्लियर। इसमें हमने ढेर सारे टिप्स जाना था, जैसे कि पहला है अपने दिन को प्लान करना, सेकंड गोल्स को राइट डाउन करना, थर्ड एक टाइम पर एक काम पर फोकस करना, एंड फोर्थ अपने आसपास की फालतू चीजों को रिमूव करना, पांचवा बर्न आउट फील होने पर एक छोटा सा नैप लेना, एंड सिक्स था 5 मिनट में होने वाले कामों को सबसे पहले करना, 7 अपने काम को करने के लिए एक डेडलाइन फिक्स करना, एंड 8वां था अपने टाइम को अपने काम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करना, 9वां अननेसेसरी मीटिंग को अवॉइड करना। इस चैप्टर में पूरे 20 टिप्स और टेक्निक्स थे, जिनमें से हमने सिर्फ 9 को ही डिस्कस किया था। बाकी के सभी टेक्निक्स पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर हो गए थे। इसके बाद सेकंड चैप्टर था 80-20 रूल। 80-20 रूल इस चैप्टर में हमने जाना था कि हमारे 80% रिजल्ट कुछ 20% कामों से ही आते हैं, और अगर हमें कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो हम इसे अप्लाई कर सकें। थर्ड चैप्टर था पार्किंसंस लॉ। इस चैप्टर में हमने जाना था डेडलाइन फिक्स करना, जिससे काम फास्ट और फोकस्ड हो जाता है। इसके बाद अगला चैप्टर था 8 जापानीज टेक्निक्स का, जो कुछ इस प्रकार थी। पहला था काइजन, जो हमें प्रतिदिन 1% बेटर बनने को बताता है। सेकंड था इकिगाई, हमें हमारे पर्पस अलाइनमेंट के बारे में बताता था। वही काम करना जो हमें आता हो, हमें पसंद हो, उससे कुछ पैसे आते हो और मार्केट में उसकी डिमांड हो। थर्ड था सोशिन, यह हमें बताता है कि किसी भी काम को एक बिगिनर की तरह करना, भले ही वो एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। इसके बाद था शिनरिन याकू, ये हमें नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने को बताता है। इसमें हमने जाना था कि हमें अपने भोजन का सिर्फ 80% खाना ही खाना चाहिए। इसके बाद का टेक्निक्स था वाबी साबी। इसमें हमने जाना था कि परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। अगला था गमरू, पूरे ईमानदारी और हार्डवर्क से काम करना और हिम्मत नहीं हारना सीखा था। और लास्ट था
गमन। इसमें हमने अपने टफ सिचुएशंस में भी पेशेंस, टॉलरेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट के साथ टिके रहना सीखा था। अगले चैप्टर डू दिस फॉर 10 मिनट बिफोर यू स्लीप। इस चैप्टर में हमने जाना था कि सोने से 10 मिनट पहले एक पेन और पेपर से दिन भर की गई चीजों को रिकॉर्ड करना, सेकंड उसे एनालाइज करना और थर्ड मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके आगे के लिए टू डू लिस्ट बनाना। छठा चैप्टर में हमने 10 छोटी छोटी हैबिट्स पर डिस्कस किया था जो कुछ इस प्रकार थी। फर्स्ट था हिलते डुलते रहना, सेकंड आप वही हैं जो आप खाते हैं, थर्ड था एक एम रखना, फोर्थ ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, फिफ्थ अपने पास पॉजिटिव लोगों को रखना, सिक्स्थ रिस्क लेना और सेवन था अनरियलिस्टिक चीजों को एक्सपेक्ट ना करें। 8 नंबर था मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना, नंबर 9 था डिस्ट्रैक्शन रिमूव करना एंड नंबर 10 था किसी भी काम को अर्जेंटी के साथ करना। इन सभी हैबिट्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर था पोमोडोरो टेक्निक। इस चैप्टर में हमने बड़े से बड़े गोल्स को छोटे छोटे पोमोडोरोस में बांटकर काम को स्मार्टली करना सीखा था। अगला चैप्टर 5 मिनट रूल में हमने सीखा था किसी भी काम को 5 मिनट के लिए स्टार्ट करना और ये 5 मिनट कब 50 मिनट में बदल जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद आखिरी और लास्ट चैप्टर था टू डे रूल। इस चैप्टर में हमने जाना था कि किसी भी अच्छी हैबिट्स को 2 दिन से ज्यादा मिस नहीं करनी है। ये थी दोस्तों बुक द आर्ट ऑफ लेजीनेस की कंप्लीट समरी, जिसे मैंने खुद पढ़ा और मैंने जो भी सीखा उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो प्लीज उसे कमेंट कीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह के एक्सप्लेनेशन पसंद है, डिटेल या फिर सिंपल। यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट में जरूर छोड़िएगा। हो सके तो शेयर भी कीजिएगा किसी फ्रेंड, कॉलीग या फिर फैमिली मेंबर के साथ। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।